हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम है ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट की। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है जिनका बीए प्रोग्राम में सेकंड सेमेस्टर एग्जाम अब होने वाला है। मैंने एक सीरीज को शुरू किया था जिसका नाम क्या था, स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स की। उसके ऊपर बहुत सारा कंसेप्ट खत्म हो चुका है, बहुत सारे चैप्टर भी खत्म हो चुके हैं। आज हम फिर से बात करेंगे एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट की। तो करते हैं फिर शुरू। और भाई उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें, वीडियो कोशिश करना सीरीज में देखो ताकि आपका कोई भी कंसेप्ट कोई भी क्वेश्चन छूटे ना, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हाँ, फिर भी कोई दिक्कत कोई भी डाउट रह जाए तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप वहां पे आराम से कमेंट कर सकते हैं। तो करते हैं फिर शुरू आज का इंटरेस्टिंग कंसेप्ट। आज हम बात करेंगे लेसन नंबर 7 की, जहां पे हम ये पढ़ेंगे कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होता है, डेंसिटी फंक्शन क्या होता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू और वेरिएंस क्या होता है। मतलब मात्र में 4 टॉपिक देखने हैं। अरे 4 टॉपिक मात्र नहीं, इन 4 टॉपिक पे 4 वीडियोस बन जाएंगी। आई बात समझ में? तो चलो फिर शुरुआत करते हैं, देखते हैं कितने वीडियोस में टॉपिक खत्म हो जाता है लेसन नंबर 7 का। तो एक क्वेश्चन दिया हुआ है मैंने, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ये, इस लेसन को करने से पहले, मतलब इस कंसेप्ट को सीखने से पहले आपको रैंडम वेरिएबल x जरूर आना चाहिए, जिसके ऊपर मैंने एक पिछली वीडियो बनाई थी। जिसने अब तक वो ना दिखा हो तो मैं उसका लिंक भी आई टैब पे लगा दूंगा, क्योंकि रैंडम वेरिएबल x के बाद ही आपको ये वीडियो समझ में आएगी। मात्र 13-14 मिनट की वीडियो थी वो। देखते हैं अब इसमें क्या है। इस क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन से मैं आपको एक सारी चीजें समझाऊंगा। अब इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है, लेट अ पेयर ऑफ डाइस बी थ्रोन एंड रैंडम वेरिएबल x बी द सम ऑफ द नंबर्स। और याद होगा ये क्वेश्चन मैंने कल की वीडियो में, मतलब जो पिछली वीडियो थी इसकी बिल्कुल लास्ट में करवाया था, ठीक है। नंबर्स दैट अपीयर ऑन 2 डाइस। इसका मतलब इस क्वेश्चन में रैंडम वेरिएबल x है सम, और वो भी सम किस चीज का, अगर 2 डाइस उछलते हैं, पेयर ऑफ डाइस वाला है ना हमने, तो उनके सम का, नंबर्स के सम का, दैट अपीयर्स ऑन 2 डाइस। फाइंड द मीन, एक हमें मीन निकालना है और एक निकालना है एक्सपेक्टेशन ऑफ x। ये हमें निकालना है इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो ये तो भाई देखेंगे ये निकलेगा ही निकलेगा, पहले जो निकालना है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, रैंडम वेरिएबल x। और रैंडम वेरिएबल x जो है वो हमारे पास क्या है, सम ऑन 2 डाइसेस, सम ऑफ नंबर्स ऑन 2 डाइसेस। मैं सैंपल स्पेस बिल्कुल नहीं बनाने वाला हूं, कल भी बना के दिखाया था मैंने। भाई 2 डाइस उछलते हैं तो आपको पता है 36 सैंपल स्पेस बनेंगे, है ना। 36 एलिमेंट आएंगे सब सैंपल स्पेस में, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, ऐसे ही 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, फिर ऐसे ही 3 1 3 2 3 4, है ना। फिर लास्ट में 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। जिसको अच्छे से जानना है कोई दिक्कत नहीं, लास्ट वीडियो आराम से देख लेना, वहां पे मैंने ये बात समझाई थी। आई बात समझ में? तो मैं लिखना है सम ऑन नंबर्स ऑन 2 डाइसेस। तो सब जानते हैं अगर मैंने 2 डाइस उछाले हैं, अगर मैंने 2 डाई को उछाला है, ठीक है, तो उस पे मिनिमम सम 2 आ सकता है। क्योंकि मान लो एक डाई पे मिनिमम नंबर क्या होता है, 1, वो उस पे 1 आ गया, इस पे 1 आ गया, तो 1 और 1 मिनिमम सम कितना आएगा, 2। तो मिनिमम सम 2 आ सकता है, सम 3 भी आ सकता है, सम 4 भी आ सकता है, सम 5 भी आ सकता है, सम 6 भी आ सकता है, सम 7 भी आ सकता है, 8 भी आ सकता है, 9 भी आ सकता है, 10 भी आ सकता है, 11 भी आ सकता है, 12 भी आ सकता है। आई बात समझ में? तो ये सारे, अब देखो 12 से फालतू सम नहीं आएगा, क्योंकि डाई पे मैक्सिमम नंबर 6 आ सकता है एक सिंगल डाई पे। तो अगर इस सिंगल डाई पे मैक्सिमम 6 आया, उस दूसरे डाई पे कितना आया, 6 आया, तो 6 और 6 कितने हो जाएंगे, 12। तो मैक्सिमम सम 12 से फालतू आ ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। आई बात समझ में? तो ये आ गया हमारे पास। इसके बाद जब मैं बात करने लग गया आगे, अब वो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। हमें अब प्रोबेबिलिटी को बांटना है इन सब में, तो px, अब px बनाते हैं हम। वो कैसे बनेगा सब जानते हैं भाई। देखो डाइस पे जो सम 2 है वो एक ही केस में आ सकता है, जब 1 1 का केस बने। किसा केस बने, 1 1 का, यानी कि इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/36। भाई फॉर्मूला आता है ना सबको प्रोबेबिलिटी का, क्या होता है, फेवरेबल अपॉन में टोटल। भाई बात समझ में? तो फेवरेबल ऊपर 1 और टोटल में कितना आ गया, 36। अब डाइस पे 3 कब आएगा भाई, 3 के लिए मात्र 2 ही केस हैं। एक हो सकता है 1 और 2, और एक हो सकता है 2 और 1, यानी कि 2 ही केस है। तो 2/36 ये आ गया हमारे पास इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। फिर बात करेंगे 4 की, तो 4 के लिए मेरे पास 3 केस हैं, कौन कौन से, ठीक है, 3 और 1, 1 और 3, और 2 और 2। तो कौन सा केस बनेगा यहाँ पे, 3 और 36, 3/36 इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। सम 5 आने की प्रोबेबिलिटी का केस बनेगा 4/36, ठीक है। 6 कब आएगा, 6 आ सकता है 5/36 की प्रोबेबिलिटी से, ठीक है। और सम 7 जो आएगा वो आएगा मैक्सिमम 6 बार, 6 उसके बनेंगे 6/36। उसके लिए आप आराम से चेक कर सकते हैं किसके अंदर, जब आप सैंपल स्पेस का डायग्राम बनाओगे उसमें आराम से आपको चेक हो जाएगा ये वाला पार्ट चेक। अब सम 8 जो है यहाँ से घटना शुरू होता है, यहाँ से कितना आ जाएगा वापस 5/36, यानी कि सिर्फ 5 केस ऐसे बनेंगे सैंपल स्पेस के अंदर जो सम कितना लेके आ पाएंगे, सिर्फ 5 लेके आ पाएंगे। 9 लाने के लिए फिर से वही 4/36,
10 लाने के लिए 3/36 और 11 लाने के लिए 2/36 और 12 लाने के लिए सिर्फ एक केस होता है 6 और 6, दो डाइस पे 6 चाहिए तो 1/36। तो ये बनेंगे हमारे पास सैंपल स्पेस, ये बनेंगे हमारे पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जब सम कितना आएगा 2 से लेके 12 तक। ठीक है, इन सबको जोड़ के देख लेना, आपका पक्का आंसर बनाएगा। जोड़ के दिखाऊं क्या? 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 और 6 कितने हो गए 21, 21 और 5 हो गए 26, 26 और 4 30, 30 और 3 33, 33 और 2 35 और 1 36, 36/36 1 आ गया। और मैंने आपको कहा भी था कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन चेक जब होता है, एक तो पहली बात आपके पास जो भी डाटा है ना किसके अंदर, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, वो 1 से लेके 0 से लेके 1 के बीच में होना चाहिए, यानी कि 1 से फालतू नहीं हो सकता और कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। जैसे यहाँ पे देखो कोई भी नेगेटिव नंबर आपको नजर नहीं आएगा प्रोबेबिलिटी के अंदर, और कोई भी नंबर 1 से फालतू नजर नहीं आएगा, क्योंकि 1 से फालतू होने के लिए न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर से फालतू होना बहुत जरूरी है, और किसी भी केस में न्यूमरेटर यानी कि ऊपर वाला हिस्सा डिनोमिनेटर से फालतू है ही नहीं। आई बात समझ में? तो ये हो गया हमारे पास ठीक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि पहला काम तो खत्म हो गया। ठीक है, ये था हमारा रैंडम वेरिएबल x, ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बाद आपको पढ़ना है सबसे पहला पार्ट इस चैप्टर का, और वो क्या है? CDF। क्या निकालना सीखना आपको? CDF। अब CDF क्या होता है? CDF बोलते हैं हम क्युमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को, यानी कि आपको CDF निकालना आना चाहिए। ठीक है, अरे ये वही था, आपने याद होगा मीडियन में हमने कंसेप्ट के ऊपर बात करी थी जब छोटी सी क्लास में थे 9th-10th में, तो हमने मीडियन में एक चीज पढ़ी थी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसी को हमने अब क्या नाम दिया? CDF। ठीक है, बस थोड़ा सा नाम चेंज कर दिया, क्युमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। जिनको याद होगा मैं बताता हूँ कैसे बना था उस टाइम पे क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। भाई देखो, ये मान लो फ्रीक्वेंसी है, ये आपकी फ्रीक्वेंसी है, ये कितनी बार हुआ है ये, तो पहले पे जो फ्रीक्वेंसी है ना वही हमारा CDF का आंसर बन जाएगा 1/36, ये आ गया। और अगली बार क्या करोगे आप? इनको जोड़ जोड़ के बनाओगे, मतलब अगर आपको अगला CDF निकालना है तो आप पहले दोनों को जोड़ दोगे, इन दोनों को जोड़ दोगे, तो 1/36 प्लस में 2/36 कितना आ जाएगा? 3/36। और अगर आप इसे काटना चाहो तो काट भी सकते हो, 3 के पहाड़े में 36 कटता है कितने पे? 12 पे, तो 1/12 आ जाएगा आपका। ऐसे ही अगर आपको 3 लिखने हैं, यानी कि अगर आपको 3rd नंबर का CDF निकाला तो आपको पहले 3 नंबर जोड़ने होंगे। तो देखो भाई, 3 नंबर जोड़ने से अच्छा ये नहीं है कि इन दोनों को जोड़ के तो मैं यहाँ लिख ही चुका हूँ, क्यों ना सीधा इसमें ये जोड़ दूं। तो 3/36 और 3/36 कितना हो जाएगा? जब नीचे वाले सेम होते हैं ऊपर वाले यूं के यूं जुड़ जाते हैं तो क्या हो जाएगा? 6/36। तो 6/36, 6 से 36 कट गया, 6 के पहाड़े में 36 कितने पे आएगा? 6 पे, तो 1/6 ये आ गया। आई बात समझ में? अब इसमें जब मैं ये जोड़ूंगा कितना? 4/36, तो भाई इसमें ये जोड़ लो, 6/36 में 4/36 कितना हो जाएगा? 10/36। इसे काटना चाहो तो 2 से काट सकते हो, तो 2 से कटेगा 10 कटेगा 5 पे, 36 कटेगा 18 पे, ये आ गया हमारे पास 5/18। अब आपको इस नंबर का CDF चाहिए तो सबको जोड़ना पड़ेगा। भाई इनको जोड़ के ही तो ये आया था, तो सीधा इसमें ये जोड़ दो, तो 10 प्लस में 5 कितने हो जाएंगे हमारे पास? 15, 15/36। 3 से कट रहा है 15, तो ये आ जाएगा 15 आएगा, 5 पे 3 के पहाड़े में 36 कितने पे आएगा? 12 पे, 5/12 हमारा आंसर आ गया। अब आपको इस नंबर का निकालना है, तो यहां तक का आया था 15, 15 में 6 जोड़ दूंगा 21/36, ये आ गया। 3 से काटना है, 3 से काट लो। अब 21 3 के पहाड़े में कितने पे आता है? 7 पे, और 36 कितने पे आता है? 12 पे, 7/12 आ गया। ठीक है, अब आपको इन सब नंबरों को जोड़ना है ताकि आप इसका क्या निकाल सको? CDF, क्युमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो क्या करोगे आप? इन सबका जोड़ना पड़ेगा। तो भाई यहां तक का जोड़ के मैंने ये बनाया था, मैं सीधा इसमें ये जोड़ दूंगा, सीधा इसमें ये, इसका पिछला उठाओ और इसके अगले में जोड़ दो, तो 21/36 प्लस में 5/36, 21 और 5 कितने हो जाएंगे हमारे? 26, तो 26/36 और से काट दो किससे? 2 से, 2 से काटूंगा आ जाएगा 13 पे, ये कितने पे आ जाएगा हमारा? 36 18 पे, ये आ गया। फिर आपको इसका क्या निकालना है? CDF, तो इन सबको जोड़ना पड़ेगा, तो इससे अच्छा है इसमें ये जोड़ लो। तो 26 में जोड़ा मैंने कितना? 4/36, तो 26 और 4 कितना हो गया हमारा? 30, 30/36। अरे फिर कट रहा है, अब क्या हो रहा है? 6 से ही कट रहा है, तो 6 से काटोगे भाई, सिंपलीफाई तो करना आप लोग को आता ही होगा, 6 से काटना है तो 6 से काट लो। 30 कितने पे आएगा? 6 के पहाड़े में 5 पे, 36, 6 पे, 5/6 आ गया। ठीक है, अब इसमें हमें ये जोड़ना है ताकि आप अगले का निकाल सको। 30 प्लस 3 कितना हो गया? 30/36 प्लस में 3/36, दोनों को जोड़ूंगा जब मैं, तो नीचे वाले सेम है, 30 जमा 3 कितना हो गया? 33, तो 33/36 ये आ गया। अगर मैं इसे काटना चाहूँ 3 से काट सकता हूँ, तो 3 के पहाड़े में 33 कितने पे आएगा? 11 पे, और 36 कितने पे आएगा? 12 पे, 3 के पहाड़े में, ये आ गया। अब लास्ट में मुझे इसमें ये जोड़ना है ताकि मैं यहां तक क्या निकाल सकूं? CDF। फिर से वही
कॉम्यूटेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, बस नाम चेंज कर दिया है। पहले एक इसमें था मीडियन में कॉम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी के नाम से, बस अब सिर्फ नाम चेंज कर दिया है। इसमें ये जोड़ूंगा तो 23 + 2 कितने हो जाएंगे 35, 35 बटे में 36, ठीक है, और ये कटेगा नहीं। अब इसमें ये जोड़ूंगा तो बस अब लास्ट निकालना है 35 बटे 36 प्लस में 1 बटे 36 कितना आ गया 36 बटे 36 कट के कितना आ जाएगा हमारे पास 1, तो ये आ गया हमारे पास 1। आई बात समझ में? तो ये था हमारे पास क्या CDF का आंसर। अब CDF में एक बात ध्यान रखना, ये क्या था हमारे पास रैंडम वेरिएबल x, ठीक है, ये था उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इसके ऊपर मैंने कल सैंपल स्पेस बना के बाकायदा लास्ट वीडियो में समझाया था, ठीक है, ये मैंने फिर से निकाल दिया है सैंपल स्पेस के हिसाब से। और ये हमने क्या निकालना सीखा है CDF, यानी कि हमारा पहला काम खत्म हो चुका है। अब CDF में एक बात का ध्यान देना, मैंने आपको कल भी ये बात समझाई थी कि रैंडम वेरिएबल x में इन सबका टोटल हमेशा किसके बराबर होगा 1 के बराबर होगा। अगर इन सबका टोटल 1 के बराबर नहीं आ रहा, जो हमने फिलहाल चेक भी किया था, तो आपका तो इस बात का मतलब क्या है कि आपने गलत किया है। आई बात समझ में? तो अगर आपको कभी भी अपना CDF चेक करना हो ना, तो CDF के लास्ट वाले एलिमेंट में जाना। देखो बना रहा है ना, CDF का लास्ट एलिमेंट कैसे आता है, इन सबको जोड़ने के बाद। अगर इन सबको जोड़ने के बाद आपका ऊपर और नीचे दोनों सेम नहीं बनता, यानी कि आपका आंसर अगर 1 नहीं आ रहा, इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं CDF में मिस्टेक करी है, और CDF क्या हो जाएगा आपका कहीं ना कहीं गलत हुआ है, आपको उसे रीचेक करने का मौका मिल जाएगा। इसका मतलब आप अपना आंसर खुद भी वेरीफाई कर सकते हो। आई बात समझ में? तो ये था हमारे पास एक तरीका जिससे हमने क्या निकालना सीखा, CDF निकालना सीखा। आई बात समझ में? तो चलो फिर अब हम चलते हैं किसके ऊपर, मीन कैसे निकाला जाएगा। आई बात समझ में? चलो फिर मीन देखते हैं। डेंसिटी फंक्शन के ऊपर थोड़ी देर बाद मैं बात करूंगा। अब मैं निकालना सिखा रहा हूं आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू। एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे आती है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो सुनो, अब मैं बात कर रहा हूं आपके सामने मीन की, मीन यानी कि एक्सपेक्टेड वैल्यू की, ठीक है, जिसे हम EX से दिखा देते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो उसके लिए क्या करना होगा आपको इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करनी होगी। किसकी और किसकी? जो भी आपका रैंडम वेरिएबल x में जो भी चीज़ आपने निकाली है उसकी और उसके प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की मल्टीप्लाई करनी होगी आपको। तो मल्टीप्लाई करते हैं पहले इन दोनों की, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसकी से करूँगा तो कितना जाएगा 2 बटे 36। मैं फिलहाल सिर्फ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा। इसकी से करूँगा 3 दूनी 6 बटे 36, यानी कि ऊपर वाले के ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, नीचे वाले के नीचे वाले से मल्टीप्लाई। 4 किससे करूँगा 4 3 12 बटे 36, ठीक है। और फिर जब 5 किससे करूँगा तो 5 चौक 20 बटे 36 ये आ गया। 6 की करूँगा इससे तो 6 पंजे कितना हो जाएगा 30 बटे 36, ठीक है, 30 बटे 36 आ गया है। और फिर 7 की जब मैं करूँगा मल्टीप्लाई तो 6 पंजे 7 की 6 से करूँगा तो 7 6 42 बटे 36, नीचे वाला सेम रहने दो। 8 की जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा 8 5 40 बटे 36। और अब मैं कह रहा हूँ काटना वाटना कुछ मत, बताऊँगा क्यों नहीं काटना, इसलिए मैं भी नहीं काट रहा। 9 गुणा में 4 कितना हो गया 36 बटे 36, ये 1 आ रहा है फिर भी नहीं काटना, कोई दिक्कत नहीं है। 10 की करूँगा 3 से तो 10 गुणा में 3 कितना हो गया 30 बटे 36, ठीक है। और फिर 11 ही करूंगा मैं किससे 2 से, 11 दूनी 22 बटे 36। और लास्ट में करूंगा 12 की इससे तो 12 बटे 36। तो ये आ गया हमारे पास, ये हमारे पास आ गया मीन का एक्सपेक्टेशन। मतलब ये हमने पहले भी एक वैल्यू निकाली है, क्योंकि जो मीन का फॉर्मूला होता है ना वो मैं आपको समझा देता हूं। अब मीन यानी कि एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सिग्मा रैंडम वेरिएबल x की मल्टीप्लाई कर दो, रैंडम वेरिएबल x की मल्टीप्लाई कर दो उसके प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से। मतलब रैंडम वेरिएबल की जैसे ही आप उसके प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका ये आ जाएगा, उन सबका टोटल कर देना यानी कि समेशन, तो आपका क्या आ जाएगा मीन आ जाएगा। आइए बात समझ में, कितना आसान है मीन निकालना। पहले आपने क्या निकालना सीखा कि भाई प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे निकालते हैं। अगर CDF निकालने को दे रखा है तो निकालना, वरना इसका कोई यूज नहीं है मीन निकालने में, बेशक मत निकालना। तो ये तो CDF निकालना था इसलिए मैंने CDF सिखाने के लिए मैंने CDF निकाल दिया है। फिर हमने किसके ऊपर बात करी, मीन निकालने के ऊपर। तो मीन के लिए कुछ नहीं करना आपको, जो भी आपका ये रैंडम वेरिएबल x है उसकी मल्टीप्लाई कर दो उसी के प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से, किसी और से मत कर देना, कहीं इसकी पड़ोसी से कर दो। आई बात समझ में। तो जो भी मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा उन सबका समेशन हमारा क्या बनेगा, मीन बनेगा। अब सम कर लेते हैं, इसलिए मैंने बेस को सेम रखा है ताकि मेरे लिए सम करना इजी हो जाए, क्योंकि जब भी नीचे वाला सेम होता है ना, अगर डिनोमिनेटर सेम होता है तो फ्रैक्शन ऐड करना चुटकियों का खेल बन जाता है, बस ऊपर वाले जोड़ दो।
तो 6 और 2 8, 12 और 8 20, 20 और 20 40, 40 और 30 कितने हो गए 70, 70 और 42 कितने हो गए 70 और 42 हो गए हमारे 112। हाँ ठीक है 112, 112 और 40 कितने हो गए 152, 152 और 36, 152 और 6 158, 158 और 30 कितने हो गए 188, 188 और 30, तो 188 और 30 हो गए 218। ठीक है 218 और 22, तो 218 और 20 220 और 240, 240 और 12 कितने हो गए 240 और 12 हो गए 252, यानी कि 252 आया है, 252। और नीचे कितना जाएगा फिर सबके पावर में कितना 36 था, 36 आ गया। ठीक है और इसे सोल्व करना है, सोल्व कर लो। 2 से कट रहा है तो 2 आएगा 1 पे, 5 तो आता नहीं 2 के पाड़े में, 4 कितने पे आएगा 2 पे, 1 रह गया 12 आएगा 6 पे। अब 2 के पाड़े में 3 नहीं आता, 2 आएगा 1 पे, 1 रह गया 16 आएगा 8 पे। फिर 2 से कट रहा है 12 आएगा 6 पे, 6 आएगा 3 पे। 2 से कट रहा है कितने पे 18 कट गया 9 पे। अब 9 से काट दो 63 कितने पे कट गया 7 पे। तो ये आ गया हमारे पास किसका आंसर मीन निकालने का, यानी कि हमने निकालना सीख लिया है एक्सपेक्टेड वैल्यू। अब तक हमने 2 चीज सीख ली इस चैप्टर की, एक था क्युमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन और दूसरी चीज हमने क्या सीखी एक्सपेक्टेड वैल्यू। ये कैसे निकालते हैं, एक क्वेश्चन से मैंने दोनों बात समझा दी है, बहुत ही आसान है। हर क्वेश्चन को आपको ऐसे ही करना है, आपको रैंडम वेरिएबल एक्स दे देगा, आपको उसका बनाना होगा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, फिर आप उसकी मल्टीप्लाई कर दोगे उसके आपस में, तो ये आपका आ जाएगा। टोटल करते ही आपका क्या आ जाएगा मीन आ जाएगा। आई बात समझ में। अब सिर्फ मात्र एक टॉपिक रह गया है, वो रह गया है दो टॉपिक रह गया, एक तो रह गया वेरिएंस, एक रह गया डेंसिटी फंक्शन। इन दोनों के ऊपर मैं बात करूंगा अगली वीडियो में। उम्मीद है आपको इस वीडियो का कंटेंट समझ में आ गया, टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब जिसको जो उतारना है वो उतार सकता है मैटर बोर्ड के सामने से, और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। ठीक है और अगर भाई वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और अपने उस ग्रुप में शेयर भी कर दें जिनका एग्जाम अब होने वाला है। मात्र 4 दिन बाकी रह गए हैं, पढ़ते रहना भाई बिल्कुल ध्यान से। अब जिसको जो उतारना है वो उतार सकता है।